समर सीज़न में जो ज़्यादा हीट होती है उससे हम कैसे बचें? इसीलिए ये फलों की रस आप नित्य लेते रहिए, जिससे आपका डिहाइड्रेशन कम होगा। ज़्यादा सूरज जो है, ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण हो रहा है, उसका हॉटनेस ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका परिणाम दोस्तों अभी समर सीज़न चालू हो रहा है। जैसे यूपी में बहुत ठंडक थी अभी और धीरे-धीरे वसंत ऋतु में हम जा रहे हैं और वसंत ऋतु के बाद शुरू होगा ग्रीष्म ऋतु, जिसे हम समर सीज़न कहते हैं और जहाँ हॉटनेस ज़्यादा रहती है। अभी यूपी में भी या उत्तर भारत में भी या नॉर्थ इंडिया में भी अभी दिख रहा है कि धीरे-धीरे हॉटनेस बढ़ रहा है और इस हॉटनेस के कारण बहुत सारे विकार भी हमें होते दिखते हैं। जैसे स्किन पे रैशेस है, जैसे मलमली है, जी मचलना है, उल्टी जैसी संवेदनाएँ है, एसिडिटी है, सर दुखना है, फिर आँखों की जलन है और स्किन पे रैशेस भी आ रहे हैं। ये सभी विकार इस धूप के कारण हमें दिखाई दे रहा है। तो इनसे हम कैसे बचें? समर सीज़न में जो ज़्यादा हीट होती है उससे हम कैसे बचें? इन सभी उपायों के बारे में आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है? इसके लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं समर सीज़न में अपने स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ये बात कभी भी याद रखिए कि हमारी जो परंपरा है बहुत सालों से चली आ रही है और उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है संवत्सर और ये संवत्सर यानी कि वर्ष और उसके दो भाग किए हैं, एक है आदान काल और एक दूसरा है विसर्ग काल। आदान काल में देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु एक चरम ऋतु होती है जहाँ अपने बॉडी में ज़्यादा हीट बढ़ती है, पित्त ज़्यादा बढ़ता है और हमें कई विकार उष्णता के विकार होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस ग्रीष्म ऋतु में, वसंत ऋतु में हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, इसका एक ऋतुचर्या का एक परिपाठ आयुर्वेद में दिया है, जो आज आपके सामने मैं उजागर करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, इसमें इसके बारे में क्या-क्या लिखा है। दोस्तों हमें पता है कि बहुत सारी गर्मी अभी पड़ी है और पड़ रही है। ज़्यादा सूरज जो है ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण हो रहा है, उसका हॉटनेस ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर भी हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो पहली बात, हमारे शरीर में पित्त ज़्यादा बढ़ता है, तो पित्त शामक चीज़ें हमें लेनी होगी। जैसे हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है इसलिए हमें वो चीज़ें लेनी है जो हमारे शरीर में पित्त का प्रकोप ना करें। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि हम 6 टेस्ट की बात करते हैं। जैसे मधुर है यानी मीठा है, अम्ल है यानी खट्टा है, लवण है जैसे खारा है और कषाय तिक्त कटु यानी जो कड़वा है, कसेला और तीखा है। ये सारी जो टेस्ट है हमारे शरीर में दोषों को इधर-उधर करती रहती है। तो इस ऋतु में अम्ल, लवण और कटु यानी तीखा, ये जो 3 टेस्ट है वो कम लेने चाहिए। खट्टा कम लेना चाहिए, खारा कम लेना चाहिए और तीखा कम लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में पित्त बढ़े नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे ऋतु इनमें कौन-सा टेस्ट लेना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इन ऋतु में हमें मधुर, फिर कषाय और तिक्त, इन 3 चीज़ों का यानी क्या, जो मीठा है, कड़वा है और कसेला है, इन 3 चीज़ों का सेवन हमें इस ऋतु में करना है। ग्रीष्म ऋतु में जैसे हमारी भूख कम हुई होती है, हमें ज़्यादा पसीना आता है और पसीने के माध्यम से हमारे जो पेट में भूख होती है, डाइजेशन पावर होती है, वो बाहर निकल जाती है और फिर अग्निमांद्य की तकरार होती है। भूख लगती है लेकिन वो पचाने में सक्षम नहीं रहती है। इसीलिए इस ऋतु में हल्का आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। हल्के आहार में क्या ले सकते हैं हम? तो इसमें मूँग की दाल, ये आयुर्वेद में उत्कृष्ट प्रति का धान्य बताया है। इसीलिए आपको मूँग की दाल या पूरा अख्खा मूँग लेना चाहिए, जिससे आपकी भूख अच्छी रहे और आपके शरीर का पोषण भी हो। उसके साथ ज्वार की रोटी ले सकती है। ज्वार की रोटी है ठंडी रहती है और हल्की भी रहती है पचने में, वो भी ले सकते हैं। फिर जो वेल वर्गीय सब्जियाँ हैं, जैसे गिलकी है, दोड़का है, जिसे रीज गार्ड कहते हैं, जैसे कद्दू है, लाल कद्दू है, फिर पेठा है, ये सारी चीज़ ककड़ी है, ये सारी चीज़ें आप पित्त शमन के लिए और भोजन में ले सकते हैं, जिससे आपके शरीर में पित्त बढ़ता नहीं है और ठंडक बनी रहती है और पित्त का प्रकोप ना होके उसकी बीमारियाँ भी नहीं होती है। इस ऋतु में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में जो डिहाइड्रेशन होता है उसके लिए जल्दी संतर्पण करने के लिए, प्रीणन करने के लिए, बॉडी में जो फ्लूइड है एसिमिलेट करने के लिए ताज़े फलों का रस लेना बहुत ज़रूरी है। और ये बात हमेशा मैं कहता हूँ कि जो ज़िंदा फल है, उनका ज़िंदा स्वरस या रस
जिंदा शरीर में अगर हम डालते हैं तो हमारा शरीर पुनश्च प्रफुल्लित होता है। इसलिए कभी भी याद रखिए कि फलों का रस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे द्राक्ष है जिसे ग्रेप्स कहते हैं, अनार है, फिर आम है, संतरा है, मौसम्बा है, इन सभी फलों के जूसेस आप लेते हैं तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन जल्दी कम होगा। सीधा पानी लेते, सिंपल पानी लेते तो डिहाइड्रेशन इतना जल्दी कम नहीं होता है। लेकिन जैसे आप नींबू का शरबत लेते हैं, कोकम का शरबत लेते हैं, इन फलों का रस लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक डालते हैं तो आपके शरीर में ये रस जल्दी एसिमिलेट होते हैं और आपको तरोताज़ा महसूस कराते हैं। इसीलिए ये फलों के रस आप नित्य लेते रहिए, जिससे आपका डिहाइड्रेशन कम होगा, आपका फ्लूइड बैलेंस मेंटेन रहेगा। मैंने पिछली बार प्रकृतियों के बारे में बात की थी। उसमें से अभी ये ग्रीष्म ऋतु में जो प्रकृति ज़्यादा सफ़र करती है वो प्रकृति है पित्त की प्रकृति। क्योंकि पित्त प्रकृति सुकुमार प्रकृति रहती है, जिनकी त्वचा बहुत गोरी रहती है, लाल रहती है, उनमें मेलानिन पिगमेंट्स कम रहते हैं, जिससे उनके त्वचा पर धूप का असर बहुत ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसलिए कोई पित्त प्रकृति का आदमी जब बाहर जाता है, धूप में चला जाता है, दोपहर में चला जाता है, तो उसके स्किन पर उसका बहुत ही बुरा असर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पित्त प्रकृति जो व्यक्ति है और बाकी की प्रकृति के व्यक्ति भी है, ज़्यादा कड़ी धूप में ना जाए, दोपहर में बाहर न पड़े तो ही अच्छा है। और बाहर पड़ना ही है तो कभी भी याद रखें कि सूती तलम वस्त्र पहनने ही है, पूरे शरीर के अंग ढाँकने ही है। और जो शरीर के अंग खुले रहते हैं उसमें आप सनस्क्रीन लगाइए, उसमें आप मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, उसमें आप कचौरा चूर्ण, मुस्ता का पाउडर आता है, चंदन का पाउडर आता है, अनंतमूल का पाउडर आता है, उसकी पेस्ट लगाइए, जिससे आपको कड़ी धूप की तकलीफ नहीं होगी। अगर पित्त प्रकृति का आदमी कड़ी धूप में गया, फिर वापस घर में आया, तो उसकी त्वचा में ज़्यादा सरम्ब रहता है, त्वचा में रैशेस आ जाते हैं, त्वचा में जलन होती है। तो उसके लिए आपको जस्ट क्या करना है ये बताता हूँ। उसमें आपको चंदन की पाउडर लेनी है, मुस्ता चूर्ण आता है उसकी पाउडर लेनी है, उसमें आपको अनंतमूल का पाउडर डालना है, नीम की पाउडर डाल सकते हैं आप उसमें, उसकी पेस्ट बनानी है और जहाँ जहाँ आपको रैशेस आए उधर आपको लेप लगाना है, जिससे ये सूजन कम होगी, उसकी जो रिएक्शंस है धूप की वो कम हो जाएगी और आपको अच्छा महसूस होगा। आपकी बीमारी, ये जो तकलीफ है वो जल्दी ठीक होगी। हमारी पुरातन परंपरा से हम धूप के लिए प्याज का उपयोग करते हैं। जैसे धूप से कोई बाहर से आया और उसके नाक में से खून आने लगा तो उसे आयुर्वेद में रक्त पित्त कहा जाता है। तो उसके लिए जो पलांडू है या प्याज है उसका सोरस निकालना है और 3 से 4 ड्रॉप उसके हर नथुली में डालने हैं। तो इससे रक्त पित्त कम हो जाता है, इधर का पित्त कम हो जाता है और खून आना बंद हो जाता है। और भी जो हमारे पूर्वज है उन्होंने एक बात बताई थी, जैसे आप धूप के लिए प्याज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जैसे आप बाहर जाते तो पूर्व ऐसा पटका पहनते थे, तो उसमें वो प्याज जो है उसको खड़ा काट के उसका एक टुकड़ा वो पगड़ी के अंदर रखते थे, जिससे धूप की तकलीफ नहीं होती थी और हमारा सर जो है वो शांत रहता था, पित्त का प्रकोप सर में नहीं होता था। ये सारे प्रयोग आयुर्वेद की है, आयुर्वेद की परंपरा से जने हैं और परंपरा से चलते आ रहे हैं। इनका सारे प्रयोगों का उपयोग करें, आहार विहार का ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन न हो इसका ध्यान रखें, तब आपका स्वास्थ्य ग्रीष्म ऋतु में भी अच्छा रहेगा। ग्रीष्म ऋतु के स्वास्थ्य रक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।